Kishore Kumar was an unusual man, and I liked him. I liked his songs. I liked his music. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, किशोर दा और प्रीतिश नंदी जी की मित्रता और उनकी खट्टी मीठी मुलाकातों पर बेस्ड हमारे पिछले वीडियो को अपना प्यार देने के लिए हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबकी खास फरमाइश पर हम किशोर दा के उस ऐतिहासिक इंटरव्यू के कुछ खास सवाल जवाबों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो 1985 में प्रतिष्ठित मैगजीन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपा था। किशोर दा का ये बेबाक इंटरव्यू उस दौर के जाने माने पत्रकार और मैगजीन एडिटर प्रीतिश नंदी जी ने लिया था। इस इंटरव्यू में किशोर दा ने अपनी फिल्मों, वैवाहिक जीवन, उस वक्त की गवर्नमेंट से अपने मतभेद और फिल्म इंडस्ट्री में अपने खट्टे मीठे अनुभवों पर बात की है। फ्रेंड्स, इस प्रसिद्ध इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट और किशोर दा से प्रीतिश नंदी जी की खास मित्रता का पूरा ब्यौरा हम इस सीरीज के अपने पहले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। प्रीतिश नंदी जी किशोर दा से सवाल करते हैं, क्या आपके ज्यादा दोस्त नहीं हैं? किशोर दा: कोई नहीं, लोगों ने मुझे बोर किया। फिल्मी लोग खास तौर पर मुझे बोर करते हैं, इसलिए मैं अपने पेड़ों से बात करना पसंद करता हूं। प्रीतिश नंदी: तो आपको प्रकृति पसंद है? किशोर दा: इसलिए मैं खांडवा जाना चाहता हूं। यहां मेरा प्रकृति से सारा संपर्क टूट गया है। मैंने यहां अपने बंगले के चारों ओर एक नहर खोदने की कोशिश की थी ताकि हम वहां पर गोंडोला चला सकें, लेकिन एक दिन किसी को उस खुदाई में एक हाथ मिला, एक कंकाल का हाथ और कुछ पैर की उंगलियां। उसके बाद कोई भी वहां पर खुदाई नहीं करना चाहता था। इस सब हंगामे की वजह से मैंने अपना घर वेनिस जैसा बनाने का मौका खो दिया। लोगों ने आपको पागल तो नहीं समझा, क्योंकि कुछ लोग आपको पहले से ही ऐसा समझते हैं। किशोर दा: किसने कहा मैं पागल हूं? दुनिया पागल है, मैं नहीं। प्रीतिश नंदी: लेकिन फिर आपकी इमेज अजीब चीजें करने वाले इंसान की क्यों बन गई? किशोर दा: यह सब उस लड़की से शुरू हुआ जो मेरा इंटरव्यू लेने आई थी। उन दिनों मैं अकेला रहता था, तो उसने कहा आप बहुत अकेले होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूं। इसलिए मैं उसे अपने बगीचे में ले गया और कुछ दोस्ताना पेड़ों से उसका परिचय करवाया, जैसे जनार्दन, रघुनंदन, गंगाधर, जगन्नाथ, बुद्धूराम इत्यादि। मैंने कहा कि इस क्रूर दुनिया में वे मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। लेकिन उसने यहां से जाकर इन बातों को तोड़ मरोड़ कर एक अजीब सा आर्टिकल लिख दिया, जिसमें कहा गया कि मैं अपनी बाहों को पेड़ों के चारों ओर लपेट कर शामें बिताता हूं। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या पेड़ों से दोस्ती करने में कोई बुराई है? इंटीरियर डेकोरेटर मेरे घर पर आया। वो एक सूटेड बूटेड आदमी था जो गर्मी के मौसम में 3 पीस वूलन सेविल रो सूट पहनकर मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे ब्यूटी ऑफ आर्ट, डिजाइन, विजुअल सेंस इत्यादि के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे तक उसका लेक्चर सुनने और उसके अजीबो-गरीब अमेरिकन एक्सेंट को झेलने के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे अपने लिविंग रूम के लिए कुछ बहुत ही सिंपल चीजें चाहिए। सबसे पहले तो ड्राइंग रूम में कई फीट गहरा पानी हो और सोफों के बजाय चारों ओर छोटी नावें तैर रही हों। मैंने उससे कहा कि सेंटर टेबल को जमीन पर टिका होना चाहिए ताकि उस पर चाय सर्व की जा सके और हम सभी अपनी नावों में बैठकर टेबल तक जा सकें और अपने कपों से चाय की चुस्कियां ले सकें। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा टेंशन में लग रहा था, लेकिन जब मैंने दीवार की सजावट का वर्णन शुरू किया तो वो और भी डर गया। मैंने उससे कहा कि मैं पेंटिंग्स की बजाय दीवारों पर जिंदा लटके हुए कौवे चाहता हूं, क्योंकि मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। वो आंखों में अजीब सा भाव लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। आखिरी बार मैंने उसे सामने के गेट से बाहर भागते हुए देखा।
आप मुझे बताएं, इस तरह का लिविंग रूम रखने में क्या अजीब बात है? जब वो गर्मी के मौसम में 3 पीस वूलन सूट पहन सकता है, तो मैं अपनी दीवारों पर जिंदा कौवे क्यों नहीं लटका सकता? प्रीतिश नंदी, आपके विचार बनावटी नहीं बल्कि मौलिक हैं, लेकिन आपकी फिल्मों का प्रदर्शन इतना खराब क्यों है? किशोरदा, क्योंकि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी फिल्मों से बचने की सलाह देता हूं। मैं उन्हें शुरू में ही चेतावनी दे देता हूं कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक चल सकती है, और स्वाभाविक रूप से वे चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। तो फिर आप फिल्में बनाते क्यों हैं? किशोरदा, क्योंकि मेरी आत्मा मुझे चलाती है। मुझे लगता है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ है, और फिल्में अंततः कई बार अच्छा प्रदर्शन करती हैं। मुझे अपनी एक फिल्म याद है, दूर गगन की छांव में। अलंकार थिएटर में इसके पहले शो में सिर्फ 10 दर्शक थे, जिनमें मैं भी शामिल था, और मुझे लग रहा था कि यह फिल्म 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। पर धीरे धीरे शो दर शो दर्शक बढ़ने लगे और मेरी वो फिल्म सबको हैरान करते हुए सिल्वर जुबली हिट हुई। प्रीतिश नंदी, लेकिन बतौर निर्देशक आपको पता होना चाहिए कि आपकी फिल्म चलेगी या नहीं। किशोरदा, डायरेक्टर्स को कुछ नहीं पता होता। मुझे कभी किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला। सत्येन बोस और विमल राय को छोड़कर कोई भी फिल्म मेकिंग की एबीसी भी नहीं जानता था। आप मुझसे ऐसे डायरेक्टर्स के अंडर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक डायरेक्टर को तो यह भी नहीं पता था कि कैमरा कहां लगाना है। वो बस मुझसे कहता था कुछ करो, पर क्या करो उसे कुछ नहीं पता था। क्या फिल्म डायरेक्ट करने का यही तरीका है? और फिर उस डायरेक्टर ने बहुत सारी हिट फिल्में दी। प्रीतिश नंदी, आपने कभी किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने की कोशिश क्यों नहीं की? किशोरदा, ऑफर आया था, पर सच बताऊं तो मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। सत्यजीत रे मेरे पास आए और चाहते थे कि मैं उनकी प्रसिद्ध कॉमेडी पारस पत्थर में अभिनय करूं, पर मैं इतना डर गया था कि मैं भाग गया। बाद में यह रोल तुलसी चक्रवर्ती ने किया। यह एक बेहतरीन भूमिका थी और मैं इससे दूर भागता था, इसलिए मैं इन महान डायरेक्टर से इतना डरता था। प्रीतिश नंदी, लेकिन आप तो सत्यजीत रे को पर्सनली भी जानते थे। हाँ, मैं बिल्कुल जानता था। पाथेर पंचाली के समय जब वह बड़ी आर्थिक कठिनाई में थे तो मैंने उन्हें 5,000 रुपए उधार दिए थे, और हालांकि उन्होंने पूरा पैसा चुका दिया था, पर फिर भी मैंने उन्हें यह बात भूलने का अवसर नहीं दिया कि मैंने उनकी इस खास फिल्म के निर्माण में योगदान दिया था। मैं अभी भी उन्हें इसके बारे में चिढ़ाता हूं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सत्यजीत रे भारत के लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, जिन्हें देश विदेश में कई अवार्ड्स मिले थे, जिनमें भारत सरकार द्वारा 36 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड समेत कई इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स शामिल थे। प्रीतिश नंदी, पर कुछ लोग सोचते हैं कि आप पैसे के पीछे पागल हैं। अन्य लोग आपको एक मजाकिया आदमी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जो अजीब है लेकिन समझदार होने का दिखावा करता है, और कुछ लोग आपको बहुत चालाक मानते हैं। तो आप असल में हैं कौन? किशोरदा, मैं अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं निभाता हूं, अलग अलग लोगों के लिए। इस पागल दुनिया में केवल सच्चा समझदार व्यक्ति ही पागल प्रतीत होता है। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूं? क्या आपको लगता है कि मैं चालाकी कर सकता हूं? प्रीतिश नंदी, मुझे कैसे पता चलेगा? किशोरदा, बिल्कुल आपको पता होगा। किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में निर्णय करना बहुत आसान है। आप इन फिल्मी लोगों को देखें और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वे दुष्ट हैं। प्रीतिश नंदी, हाँ, मुझे ऐसा लगता तो है। किशोरदा, और मुझे ऐसा लगता नहीं बल्कि मुझे ये मालूम है। आप उन पर 1 इंच भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं इस रैट रेस में इतने लंबे समय से हूं कि मैं मीलों दूर से परेशानी की गंध महसूस कर सकता हूं। जिस दिन मैं प्लेबैक सिंगर बनने की आशा में बंबई आया और अभिनय में लग गया, उसी दिन मुझे यहां परेशानी महसूस होने लगी थी। मुझे बस अपनी पीठ मोड़कर भाग जाना चाहिए था। प्रीतिश नंदी, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? किशोरदा, खैर, मुझे तभी से इसका पछतावा है। प्रीतिश नंदी,
मेरा मानना है कि आप पैसे को लेकर बहुत नखरे करते हैं। एक बार मुझे बताया गया था, एक निर्माता ने आपको केवल आधा बकाया भुगतान किया और आप सेट पर अपना आधा सिर और आधी मूछें मुड़वा कर आए। किशोरदा, मुझे एक बात समझाओ कि उन्हें मुझे हल्के में क्यों लेना चाहिए। जब तक आप इन्हें सबक नहीं सिखाते ये लोग कभी भुगतान नहीं करते। मैं एक बार साउथ में शूटिंग कर रहा था। इन लोगों ने मुझे बिना शूटिंग के 5 दिनों तक होटल के कमरे में इंतजार कराया, इसलिए मैंने तंग आकर अपने बाल काटने शुरू कर दिए और जब मैं सेट पर पहुंचा तो मेरा लुक देखकर सब हैरान थे। इसके बाद कई तरह की अफवाहें बंबई तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मैं पागल हो गया हूं। मुझे ये सब नहीं पता था। मैं वापस लौटा और पाया कि सभी लोग मुझे दूर से शुभकामनाएं दे रहे थे और बात करते समय 10 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए हुए थे। प्रतीश नंदी, लेकिन क्या आप वास्तव में पैसे को लेकर इतने कंजूस हैं? किशोरदा, मुझे अपना टैक्स चुकाना है। प्रतीश नंदी, मुझे बताया गया है कि आपको इनकम टैक्स संबंधी प्रॉब्लम्स हैं। किशोरदा, मेरा पेंडिंग टैक्स तो ज्यादा नहीं, लेकिन ब्याज बहुत बढ़ गया है। मैं खंडवा जाने से पहले बहुत सी चीजें बेचने और इस पूरे हिसाब को हमेशा के लिए निपटाने की योजना बना रहा हूं। प्रतीश नंदी, आपने आपातकाल के दौरान संजय गांधी के कहने पर कांग्रेस के एक समारोह में गाने से इनकार कर दिया था और ऐसा कहा जाता है कि इसलिए आप पर टैक्स का शिकंजा कसा गया है। क्या यह सच है? किशोरदा, क्या पता टैक्स वाले क्यों आते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे वो नहीं करवा सकता जो मैं नहीं करना चाहता। मैं किसी की इच्छा या आदेश पर नहीं गाता, लेकिन मैं हर समय चैरिटी के लिए गाता हूं। प्रतीश नंदी, आपके घरेलू जीवन के बारे में क्या? वो इतना अशांत क्यों रहा? किशोरदा, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है। आपकी पहली पत्नी रोमा देवी के साथ क्या गलत हुआ? किशोरदा, वह बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन हम साथ नहीं हो सके क्योंकि हम जीवन को अलग अलग तरह से देखते थे। वो अपना करियर बनाना चाहती थी, मैं चाहता था कि कोई मेरे घर को देखे। दोनों में सामंजस्य कैसे हो सकता है? आप देखिए, मैं एक सरल स्वभाव का ग्रामीण व्यक्ति हूं। मैं महिलाओं के करियर बनाने के व्यवसाय को नहीं समझता। पत्नियों को पहले घर बनाना सीखना चाहिए और आप दोनों को एक साथ कैसे फिट कर सकते हैं? करियर और घर बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसलिए हम अपने अपने रास्ते चले गए। प्रतीश नंदी, और मधुबाला आपकी दूसरी पत्नी? किशोरदा, वह बिल्कुल अलग बात थी। मैं उससे शादी करने से पहले ही जानता था कि वह बहुत बीमार है, लेकिन वादा तो वादा होता है, इसलिए मैंने वचन निभाया और उसे पत्नी के रूप में अपने घर ले आया। हालांकि मुझे पता था कि वह जन्मजात हार्ट प्रॉब्लम से मर रही थी। पूरे 9 वर्षों तक मैंने उसका ख्याल रखा और इलाज कराया। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा। मुझे हर समय उसके सामने हंसी मजाक करना पड़ता था। डॉक्टर ने मुझसे यही करने को कहा था। मैंने उसकी आखिरी सांस तक यही किया। मैं उसके साथ हंसा, उसके साथ रोया। प्रतीश नंदी, आपकी तीसरी शादी के बारे में क्या? मेरा मतलब है योगिता बाली। किशोरदा, वो एक मजाक था। मुझे नहीं लगता कि वह शादी को लेकर गंभीर थी। वह सिर्फ अपनी मां से प्यार करती थी। वह कभी यहां रहना ही नहीं चाहती थी। प्रतीश नंदी, आपकी वर्तमान शादी के बारे में क्या? किशोरदा, लीना एक बहुत अलग तरह की इंसान है। वो भी इन सभी की तरह एक अभिनेत्री है, लेकिन वो बहुत अलग है। उसने दुख देखा है, उसे दुख का सामना करना पड़ा, और जब ऐसा होता है तो आप जीवन को समझने लगते हैं। आपको सभी चीजों की क्षणिक गुणवत्ता का एहसास होता है। खैर, मैं अब खुश हूं। प्रतीश नंदी, आपकी नई फिल्म के बारे में क्या? क्या आप इसमें भी हीरो का किरदार निभाने जा रहे हैं? किशोरदा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ निर्माता निर्देशक हूं। मैं कैमरे के पीछे रहूंगा। याद रखें, मैंने आपको बताया था कि मुझे अभिनय से कितनी नफरत है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि स्क्रीन पर एक बूढ़े आदमी या कुछ और के रूप में थोड़ी देर के लिए उपस्थित हो जाऊं। प्रतीश नंदी, हिचकॉक की तरह? किशोरदा, हाँ, हिचकॉक मेरे पसंदीदा डायरेक्टर हैं। मैं उनके लिए पागल हूं, सच में, लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए, डरावनी फिल्में। मुझे भूत प्रेत बहुत पसंद हैं। वे मिलनसार डरावने लोग हैं। वास्तव में यदि आप उन्हें जानते हैं तो वे बहुत अच्छे लोग हैं। क्या आप किसी भूत को जानते हैं? प्रतीश नंदी,
बहुत मिलनसार वाले नहीं। किशोरदा, लेकिन एक दिन हम सब बिल्कुल यही बनने वाले हैं, जैसे कि ये आदमी। किशोरदा एक खोपड़ी की ओर इशारा करते हैं जिसे वो अपनी सजावट के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं और जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है। प्रीतिश नंदी, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। किशोरदा, तुम वाकई अच्छे इंसान हो और जीवन की इस हकीकत को समझते हो कि एक दिन तुम भी ऐसे ही दिखने वाले हो। फ्रेंड्स, इस इंटरव्यू में किशोरदा के व्यक्तित्व के कई रंग उभर के आते हैं। कभी वो आपको कंजूस नजर आते हैं तो कभी उनके अंदर आपको बहुत हेट्रेड और गुस्सा नजर आता है, तो कभी वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि भले उनके व्यक्तित्व में आपको ये अलग अलग शेड्स नजर आते हों, पर वो सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए थे, क्योंकि असल किशोर कुमार कौन है ये जानने का अवसर बहुत कम लोगों को मिला। प्रीतिश नंदी उनमें से एक थे। असल में वो एक ऐसे अद्वितीय इंसान थे जो अपनी शर्तों पर जिया। अगर उनको पैसे का मोह होता तो वे संजय गांधी द्वारा सामान्य से कई गुना ज्यादा पेमेंट ऑफर किए जाने के बावजूद जाने से इनकार न करते। Kishore Kumar was an unusual man, and I chanced upon him by accident, in the sense that I liked him, I liked his songs, I liked his music. He hated people who smoked, and he hated people who drank. He hated most things in life, and that was his magic. Hate is not always a destructive force. It's often an enlightening force, and in this particular case, his hates defined him. और जैसा कि प्रीतिश नंदी कहते हैं, नफरत और गुस्सा हमेशा विनाशकारी शक्ति नहीं होता, बल्कि ज्ञानवर्धक या सृजनकारी शक्ति भी होता है। और किशोरदा के अंदर जो नाराजगी और गुस्सा भरा था, शायद वही उनके अंदर के कलाकार का ड्राइविंग फोर्स था, जिसने उन्हें इतना गुणी और महान गायक और कलाकार बनाया। तो दोस्तों, ये थे किशोरदा के उस बेबाक इंटरव्यू से लिए गए कुछ सवाल जवाब जो उन्होंने 1985 में प्रीतिश नंदी जी को दिया था। दोस्तों, प्रीतिश नंदी किशोरदा की ही तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। वो जाने माने पत्रकार और इंग्लिश पोएट होने के साथ साथ एक नामचीन फिल्म मेकर, पेंटर और एनिमल एक्टिविस्ट भी थे। और शायद उनके जैसा असाधारण व्यक्तित्व वाला इंसान ही किशोरदा जैसे जीनियस आर्टिस्ट को समझ सकता था, क्योंकि किसी आम इंसान के लिए तो वो हमेशा पहेली ही बने रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।